हेलो बच्चों, स्टार्ट है। हेलो बच्चों, जैसा कि कल की क्लास में आपको बताया गया था, कल हमने जो है प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, परावर्तन के नियमों के बारे में अध्ययन किए। आज हम क्लास को आगे लेकर चलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। कल जो था आपको बताया गया था कि पारदर्शी तल होना चाहिए, अपारदर्शी तल होना चाहिए। अपारदर्शी तल से हमने एक समतल पृष्ठ के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन जाना। एक समतल पृष्ठ के द्वारा क्या जाना? प्रकाश का परावर्तन का हमने परावर्तन देखा और परावर्तन के नियमों के बारे में हम जाने। जैसे आपको बताया गया था, कोई प्रकाश की किरण आती है और आने के बाद जब पारदर्शी तल, जिसे हम दर्पण भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? इसको हम दर्पण भी कह सकते हैं। अगर दर्पण लेंगे तो जो है कांच का बना होगा, और कांच का बना होगा और नीचे हम क्या करेंगे, हम उस पर जो है पॉलिश करेंगे मरकरी और चांदी और रेड ऑक्साइड का। अगर हम कोई अन्य तल लेते हैं, चूंकि अब अगर हम लेते हैं इसको हम कांच का रूप, तो यह अधिक प्रतिदीप्तशील होगा। जो दूसरा भाग इसका होगा, जिसे हम परावर्तक तल कहते हैं, यह वाला भाग जो है ये तो कालिख कर दिया गया है। ये वाला जो भाग होगा आपका, यह है आपका प्रतिदीप्तशील, यह जो है बहुत अधिक चमक देगा। ठीक है। और नीचे वाला जो भाग है जिसे हम कलई किए हैं, तो वह जो है Hg मतलब मरकरी का या चांदी का लेप लगाया गया रहता है। ठीक है। तो या हम ऐसे भी कह सकते हैं, सामान्य रूप से कोई अपारदर्शी पृष्ठ हो तो अपारदर्शी पृष्ठ से भी प्रकाश का परावर्तन होता है, लेकिन उतना अधिक चमकशील नहीं होगा जितना इस दर्पण के द्वारा होगा। आज हम पढ़ेंगे फिर पुनः गोलीय दर्पण के बारे में कि गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यह क्या होगा, गोला होगा। क्या होगा? एक गोला होगा। अब इस गोले को हम दर्पण का रूप कैसे देंगे? तो जो गोलीय दर्पण होता है वह किसी कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का भाग होता है। भाग का मतलब कुछ काट देंगे हम। जैसे आप तरबूज ले सकते हैं, तरबूज के अंदर का जो भाग खाने योग्य होता है उसको हम निकाल देंगे तो पूरा उसका जो है गोला आ जाएगा। वृत्त नहीं, आप जो है गोले और वृत्त में अंतर समझ लीजिएगा। वृत्त जो होता है आपके सामने दिखाया गया है, वृत्त का रूप है, लेकिन जो गोला होता है वो गेंद का आकार का होता है। गोला वह एक ठोस आकार का पूरा होगा, चारों तरफ एक गेंद हम कह सकते हैं, या फुटबॉल का लें या गेंद, या हम जो है अभी आपको एक सामान्य एग्जांपल दिया, तरबूज जो गोल होता है उसके अंदर का जो खाने योग्य वाला पदार्थ है उसको यदि हम निकाल दें तो वह भी हमारा जो है गोला बन जाएगा। ठीक है। वो खोखला गोला, इसीलिए आपको बताया गया है कि वो क्या हो, जो गोलीय दर्पण जो होता है वो कांच के खोखले गोले का क्या होता है, एक भाग होता है, जिसके तरफ क्या करते हैं, उसमें एक तरफ जो है एक हम क्या करते हैं कालिख कर देते हैं और दूसरा तरफ क्या हो जाता है, वह परावर्तक हो जाता है। जैसा आप यहाँ देखेंगे लिखा भी गया है कि गोलीय दर्पण क्या होता है, किसी कांच के खोखले गोले, तो जो कांच का बना हुआ है। गोलीय दर्पण जो है हम इसकी परिभाषा दे रहे हैं कि गोलीय दर्पण क्या होगा, किसी कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग होता है या काटा हुआ भाग। यहाँ आप देख रहे हैं काटा हुआ भाग होता है। हमने कहा है कि किसी कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग होता है, हमने कहा कि इसका एक छोटा सा अंश ले लिए। ठीक है। भाग होता है जिसके कह रहा है कि इसके एक तरफ पर एक जो है तल पर क्या किया गया है, कलई किया गया है। देखो बच्चों, कलई कहने का शब्द यहाँ पे यह है कि हम एक तरफ क्या हो सकते हैं कलई करने के लिए कि हम जो है मरकरी लगा देंगे Hg। ठीक है, जिसे हम पारा कहते हैं। और दूसरा तरफ हम भी कह सकते हैं उसमें एक और कि हम सिल्वर का पेंट कर देंगे। क्या कर देंगे? सिल्वर का पेंट कर देंगे Ag। और उसके बाद हम किसी भी रंग का उसको पेंट करते हैं तो उसका जो तल होगा वो बहुत अधिक चमकशील हो जाएगा, प्रतिदीप्तशील हो जाएगा, जिसके कारण जो है प्रकाश जब हम भेजेंगे तो बहुत अधिक रिफ्लेक्टिंग होगा, बहुत अधिक को परावर्तित करेगा, ज्यादा से ज्यादा। यहाँ आप देखेंगे कि गोलीय दर्पण हमने क्या क्या लिया है, इसको मानेंगे क्योंकि यह 3D तो है नहीं, 2D है, आपको एक दो ही से तो दिखाया जा सकता है। तो यह जो है एक कांच के खोखला गोला है, इसके हम जो है छोटे से भाग को ले लेंगे, आधा इसका भाग है उसको लेंगे और इसके एक तरफ हमने क्या किया, कलई कर दिया।
यानी कि हमने क्या कर दिया, इसको लेप लगा दिया। तो अब लेप लगा देंगे, इसको कहेंगे जो है कौन सा, कलई किया हुआ भाग। यह क्या हो जाएगा, कलई किया भाग, कलई किया हुआ भाग होगा। और यह जो भाग होगा अंदर वाला इसके जो भाग होगा वो क्या होगा, जो है परावर्तक तल होगा। क्या होगा, परावर्तक तल होगा। ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में नहीं आए तो दिक्कत हो जाएगी। यह वाला जो भाग है, अंदर का जो भाग है, यह आपको दिखाया जा रहा है, जो इसके अंदर जो रेड कलर बाहर है, वो बाहर है यानी उसको कलई किया गया है। और इसके एक तरफ जो अंदर वाला तल है वो क्या है, परावर्तक तल है। जब प्रकाश की किरण आएगी और वहां से क्या होगा, टकरा करके जो है परावर्तित होगा। अब ऐसा नहीं है कि केवल इसके बाहर ही हम करेंगे, हम इसके अंदर भी कर सकते हैं। अंदर भी करेंगे तो दूसरे तो उसके बाहर वाले भाग से परावर्तित होगा। जैसे एक सीधा मानकर चलिए कि अगर हम समतल दर्पण लेते हैं, कौन सा दर्पण लेते हैं, एक समतल हमने ले लिया, यह कांच का है, एक हमने जो है कांच का एक प्लेट ले लिया, ठीक है। और यह कांच का जो एक छोटा सा जो टुकड़ा लिए हैं, यह पारदर्शी है, इसके आर पार प्रकाश की किरण जाएगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको एक तरफ से लेपित कर दिए। क्या कर दिए, हम इसको इस साइड से लेपित कर दिए। जब इस साइड से लेपित करेंगे तो प्रकाश का जो परावर्तन जो होगा वह क्या होगा, इधर से होगा। परावर्तन किधर से होगा, परावर्तन ये ऊपर वाले भाग से होगा। यही मान लीजिए कि हमने क्या किया कि जो है एक दूसरा फिर लेंगे हम, और उस पर जो है ऊपर की तरफ अगर हम कालिक कर दें, ऊपर की तरफ हम जो है पेंट लगा दें, तो क्या होगा, नीचे की तरफ से जो है प्रकाश का जो यह तल जो होगा वो क्या होगा, परावर्तक होगा। ठीक है, तो ऐसा हम आप समझ सकते हैं कि किसी भी जो है जो पारदर्शी तल हो, उसके किसी एक साइड में अगर हम क्या कर दें, लेप कर दें, लेपित कर दें उसको, तो दूसरा तल उसका क्या हो जाएगा, परावर्तक हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर पुनः जान लेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है। दर्पण जो है वह अपारदर्शी पृष्ठ होता है, लेकिन यहाँ क्या माना गया है कि कांच का जो है एक खोखला गोला है, जिसके एक छोटा सा हमने भाग लिया है, और उस भाग के एक साइड में जो है उसको लेपित कर दिए हैं, कलई कर दिए हैं, और दूसरा तल अपने आप ही क्या हो जाएगा, तब वह परावर्तित करने योग्य हो जाएगा। जो प्रकाश की किरणें उस पर पड़ेंगी तो उसको क्या करेगा, परावर्तित कर देगा। ठीक है, अब देखेंगे कि जो गोलीय दर्पण होता है उसके दो भाग होते हैं। जो गोलीय दर्पण होता है उसके दो भाग होते हैं। अब आपको समझ में आ जाएगा कि जो है क्यों एक ही तरफ लेपित करेंगे कि दोनों दूसरी तरफ भी लेपित करके देखेंगे। तो इसका जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण जो है दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला होता है उत्तल, क्या होता है, उत्तल, और दूसरा होता है अवतल। इसमें इस किसी को भी हम आगे या इसको आगे लिख सकते हैं, इसको पीछे लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमको समझने से मतलब है। एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल। देखो अब हम नाम से जानेंगे कि उत्तल और अवतल का मतलब क्या होगा। देखो यह क्या है, उत्तल। उत्तल का मतलब जिसका तल क्या हो, उभरा हुआ, जिसका तल उभरा हुआ हो। अब हम इसे साफ करते हैं, यहाँ जो है उत्तल और अवतल दोनों को समझाएंगे। जिसका तल क्या हुआ हो, उत्तल का मतलब जिसका तल उभरा हुआ हो। उभरा हुआ कहने का तात्पर्य क्या है कि हम जो है कोई ऐसा पृष्ठ लेंगे जिसका तल क्या होगा, उभरा हुआ होगा। यह तल देखिए ऐसे हुआ, इसका तल क्या हुआ है, उभरा हुआ है। ऐसे तो इसको हम नाम से अभी जानने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि नाम से हम कैसे जो है उत्तल और अवतल को पहचान सकते हैं। उत्तल का मतलब कि इसका तल क्या हो, उभरा हुआ हो। ठीक है, तो हम इसको उत्तल की परिभाषा जो है ऐसे कह सकते हैं कि जो है वह दर्पण जिसके उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो। मतलब कि ऐसे इसमें हम जो है पालिश करेंगे, इसमें जो है पालिश या कलई इस प्रकार करेंगे कि जो है इसके उभरे हुए तल से क्या हो, प्रकाश का परावर्तन हो। क्या हो, प्रकाश का परावर्तन हो। अब देखिए हमने इसको क्या किया है कि इसको कलई कर दिया, कलई किए। अब इस पर हमने प्रकाश की किरण जब भेजेंगे ऐसे, जब ये प्रकाश की किरण ऐसे जाएगा तो यह क्या करेगा, परावर्तन के नियमानुसार जो है यह परावर्तित कर देगा इधर की तरफ। मतलब यहाँ आप देखेंगे कि जो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, वो उभरे हुए तल से। यह क्या है, परावर्तक तल है। कौन सा तल है, परावर्तक तल है। यह जो भाग है वह क्या है, परावर्तक तल है। और यह क्या है, पालिश किया गया है। क्या 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 किया गया है,
पालिश किया गया है इसको या कलई किया गया है, हम ऐसा कह सकते हैं। क्या हुआ, हम अब जाने क्या कि जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण का एक भाग हमने पढ़ लिया उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण का मतलब जिसका तल क्या हुआ होगा, उभरा हुआ होगा। नाम से ही हम जान सकते हैं कि उत्तल, उत्तल का मतलब ये उभरा हुआ है, ठीक है। अब ठीक इसके विपरीत है अवतल, इसके ठीक क्या है, विपरीत है अवतल दर्पण। अवतल में हम क्या करेंगे कि अब इसको हम नाम से जान सकते हैं, औ का मतलब दबा हुआ, औ का मतलब दबा हुआ, तो हम कहेंगे जिसका तल दबा हुआ हो। दबा हुआ तो इसमें भी दिख रहा था इधर से, लेकिन इसको तो हम कह नहीं सकते हैं अवतल। कैसे समझेंगे, तो जिसके दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो। क्या हो, ऐसा जो है दर्पण जिसके दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो। तो दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हमें समझने के लिए उसमें लेप किधर लगाना होगा, उसके जो दबा हुआ तल है उसके विपरीत में, यानी कि जिधर उभरा हुआ तल है उधर हम क्या कर दें, अगर लेप लगा दें तो क्या होगा, दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होने लगेगा। ठीक है, तो एक बार इसे आप देखिए, फिर हम आपको जो है इसको समझाते हैं अवतल के बारे में। हाँ चलिए, अब देखिए हम जानेंगे अवतल के बारे में। आपको भी बताए हैं अवतल का मतलब क्या होता है। अवतल, अवतल का मतलब जिस अवतल दर्पण, देखिए पूरा लिख दे रहा हूं यहाँ पे, दर्पण, अवतल दर्पण, इसका मतलब है कि वह दर्पण जिसके दबे हुए तल से प्रकाश का क्या हो, परावर्तन हो। तो दबे हुए तल से जब प्रकाश का परावर्तन हो तो कुछ इसको हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसके दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन कराने के लिए हम, यानी परावर्तक तल यह होना चाहिए। तो परावर्तक तल जब दबा हुआ होगा तो इसको हमें लेपित या पालिश किधर करना होगा, तो ठीक इसके विपरीत में पालिश कर देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण बन जाएगा। कौन सा दर्पण बन जाएगा, यह बन जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, यह कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। मतलब कि जब प्रकाश की कोई किरण हम इस पर भेजेंगे ऐसे, तो अब यह क्या करेगी, या फिर जो इसको परावर्तित करेगी, तो परावर्तित करेगी तो अब यह किधर को जाएगा, यह आ जाएगा इधर की तरफ। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हमने अभी देखा कि उत्तल दर्पण में हमने पढ़ा, तो उत्तल दर्पण जब ऐसे बना था तो उसमें जो है प्रकाश की किरणें जो है अगर हम इस पर भेजते थे ऐसे, तो वह ठीक विपरीत जाती थी ऐसे। तो क्यों यह इधर जा रही थी और यह तो इधर वापस आ रही है। तो यह भी आपको जब हम दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में अध्ययन कराएंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा इसके केंद्र के बारे में। इसका केंद्र होता है, क्योंकि यह गोले का बना हुआ है तो गोले का केंद्र होता है, तो उस समय आपको बताया जाएगा कि केंद्र से इस पर क्या करेंगे, परावर्तन के नियम से नहीं जो है इधर की तरफ आ रही है। तो परावर्तन का नियम क्या होता है, आपको अभी आगे परावर्तन का नियम तो कल का आपको बता दिया गया है, लेकिन गोलीय दर्पण में परावर्तन कैसे होता है अभी आपको नहीं बताया गया है। जैसे जैसे हम एक एक कड़ियों को जोड़ते जाएंगे वैसे आप समझते जाएंगे, ठीक है। हमने पहले अभी दर्पण के बारे में जाना, गोलीय दर्पण होता क्या है। गोलीय दर्पण जो होता है उसके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। पहला भाग है अवतल दर्पण और दूसरा जो है क्या है, अवतल। हमने पहला पढ़ा उत्तल और दूसरा क्या हो गया, अवतल दर्पण। तो अवतल और अवतल दोनों के बारे में हमने जान लिया। तो अब अवतल और उत्तल के द्वारा हम परावर्तन भी क्या करेंगे, समझेंगे। लेकिन उसके पहले हमें दर्पण, जो गोलीय दर्पण है उससे संबंधित जो है परिभाषाएं भी होंगी। कैसे परिभाषाएं होंगी, क्या होंगी, यह हम अब आगे की तरफ जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, हम इसमें अगर देखना चाहें तो ये जो कांच का गोला है, यह जिसका बना हुआ है, अभी हमने बताया था आपको कि यह किसी खोखले गोले से मिलकर के बना हुआ है। क्या हुआ है, किसी खोखले गोले से मिलकर के बना हुआ है। जब ये किसी खोखले गोले से मिलकर बना होगा तो इसका केंद्र भी होगा। केंद्र के बाद इसका मान लीजिए कि मुख्य अक्ष होगा, फोकस होगा, ये सारी चीजें हम इसमें एक एक करके जानेंगे। तो इसमें अब सबसे पहले हम जानेंगे कि इस गोलीय पृष्ठ का यह छोटा सा भाग है, इससे टोटल यह गोलीय खोखला गोला था, इसका यह छोटा भाग यह अवतल और यह उत्तल है।
तो अवतल या उत्तल दोनों का जो केंद्र होगा वो क्या होगा? इसका तो केंद्र आप जानते हैं क्या होगा, लेकिन इसके केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो वक्रता केंद्र जानेंगे, वक्रता त्रिज्या के बारे में जानेंगे, मुख्य अक्ष जानेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे, अब आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं वक्रता केंद्र के बारे में। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, तो आप जानेंगे कि जैसे कोई खोखला गोला है, तो उसका जो केंद्र होगा, तो उसका हम छोटा सा एक भाग काटेंगे तो वही तो उसकी त्रिज्या होगी, या उसका केंद्र भी तो वही होगा। जिस हाथ से अगर मान लीजिए कि हमने यह एक लिया था, तो जितनी इसकी त्रिज्या है r, या जो इसकी केंद्र है c, उसी का अगर हम एक भाग लेंगे तो इसका भी तो केंद्र वही होगा। बोलिए, होगा कि नहीं होगा? जब इसी का एक छोटा सा भाग, मान लीजिए हमने कहा कि इतना काट लिए, इतना काट करके हमने उठा लिया यहाँ पर। ठीक है, तो इतना काट करके यहाँ इसको लगा दिया, तो अगर हम इसका जो केंद्र जो हम निकालना चाह रहे हैं, वह केंद्र किसके बराबर होगा? इस गोले के केंद्र के बराबर ही तो होगा। इसके गोले का केंद्र जहाँ होगा वहीं तो इसका भी केंद्र होगा, क्योंकि इसी का तो यह एक भाग है। छोटा सा अल्पांश इसका हम कहीं से भी, अगर मान लीजिए हमने कहा कि इतना लिए हैं, अब हम कह देना इतना हम छोटा और लेंगे, और कम अगर मान लीजिए लेते हैं हम इतने का लेंगे, इतना भाग काट करके अगर हम कहीं साइड में बनाए, तो उसका भी जो केंद्र होगा, इस छोटे से भाग का जो केंद्र होगा वो इसी के केंद्र के बराबर तो होगा, या उस जहां इसका केंद्र होगा उतनी ही दूरी पे इसका भी केंद्र होगा कि नहीं होगा? यानी कि वक्रता केंद्र की परिभाषा हम कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र जो है, जिस गोलीय दर्पण की, यानी छोटे से अवतल या उत्तल किसी का जो वक्रता केंद्र जो होगा, वह क्या होगा कि खोखले गोले का जो केंद्र है वही इस छोटे से या छोटा भाग जो अवतल या उत्तल लिया गया है उसका भी केंद्र होगा। परिभाषा ऐसे कहा जाता है कि वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र किसी जिस खोखले गोले के पृष्ठ का भाग होता है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र जिस खोखले गोले के पृष्ठ का यह भाग होता है उसका केंद्र, मतलब कि जिस बड़े वाले गोले का जो पृष्ठ लिया गया है छोटा सा, उसका केंद्र ही क्या कहलाता है? इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, चाहे वो अवतल का हो चाहे वो किसका हो, उत्तल का हो। ठीक है, तो अब देखेंगे हम कि केंद्र जान गए तो केंद्र जान जाएंगे तो त्रिज्या भी जानेंगे, त्रिज्या जानेंगे तो मुख्य अक्ष जानेंगे। अब देखिए एक बार चित्र को समझ लीजिए। हाँ चलिए, आप इसको व्यवस्थित फिर एक बार समझ लेते हैं कि वक्रता केंद्र क्या होगा और वक्रता त्रिज्या क्या होगा, ध्रुव क्या हो गया। एक ही हम जो है चित्र पे सबको हम समझ सकते हैं। कैसे देखेंगे, वक्रता केंद्र की परिभाषा आपको बताई गई कि खोखले गोले का, जिस खोखले गोले का यह छोटा सा भाग होता है उसका केंद्र ही इसका भी क्या कहलाएगा, इस छोटे से भाग का केंद्र कहलाएगा। उसे हम क्या सी से व्यक्त करते हैं, क्या करते हैं? सी से व्यक्त करते हैं। यह इसका केंद्र हो गया। आप देखेंगे कि यह कोई वृत्त है, वृत्त नहीं सॉरी, यह कोई खोखला गोला है और उसका एक छोटा सा भाग हम लिए हों यहाँ पर, जिसको बड़े रूप में आपको दिखाया गया है। तो जो इसका केंद्र होगा वही तो इसका भी केंद्र होगा। तो ये हो गया हमारा क्या, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र। अब बात आता है त्रिज्या के बारे में कि त्रिज्या क्या होगा। तो त्रिज्या भी समझ सकते हैं, जो इसका रेडियस होगा, तो क्या जब केंद्र इस गोले का ही यह है, त्रिज्या भी क्या होगी, इसी की होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी। चलिए अब आगे देखेंगे। इसके बाद एक और आता है कि जो है ध्रुव के बारे में, ध्रुव क्या होता है। और इसको हम दर्पण बना दे, देखिए, नहीं तो आपको कहेंगे कि पारदर्शी पृष्ठ है। यह हो गया दर्पण। तो एक ध्रुव शब्द आता है कि ध्रुव क्या है। तो ध्रुव जो है दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण का परावर्तक तल है M1 व M2। इन दोनों के, यह जो आपका गोलीय दर्पण है, यानी यह परावर्तक तल जो है, इस परावर्तक तल के, इसको हम कहेंगे परावर्तक तल। आपको कई बार बता दिया गया है परावर्तक तल। अब इस परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, मध्य आप जानते होंगे, मध्य का मतलब एकदम बीचों बीच, तो मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं।
इसे P से प्रदर्शित करते हैं, यानी P फॉर पोल से। ठीक है, यह हो गया हमारा केंद्र और एक निकल गया हमारा ध्रुव। अब हम कहेंगे कि वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या हमारे लिए अब आसान हो गया। क्यों आसान हो गया? ध्रुव निकल गया है। तो हम जानते हैं कि केंद्र और किसी वृत्त के परिधि पर जो रेखा अगर मिला दे, केंद्र से होकर के जाए, तो क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। परिभाषा हम कह देंगे कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या दर्पण के केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगर वक्रता त्रिज्या की परिभाषा अगर देता है कभी, वैसे तो आएगा, ठीक है, तो आएगा तो हम आराम से लिख सकते हैं क्या कि दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। एक तो ये छोटा सा हो गया। अगर हम पूरा विस्तार से लिखना चाहेंगे तो ठीक जिस प्रकार केंद्र का लिखे हैं कि गोले दर्पण, यह गोले दर्पण का मतलब जो छोटा सा भाग है, यह जिस खोखले गोले के पृष्ठ का भाग है उसकी त्रिज्या ही क्या कहलाएगी? इसकी भी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। हम 3 टॉपिक को जान गए, ध्रुव जान गए, वक्रता केंद्र जान गए, वक्रता केंद्र जान गए, वक्रता त्रिज्या जान गए। ठीक है, अब जानेंगे मुख्य अक्ष। क्या जानेंगे? मुख्य अक्ष। यह मुख्य अक्ष क्या होता है? देखिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह जो है दिखाई नहीं देने वाला होता है। यह जो है आपका जो है और जो है पारदर्शी होता है। यह क्या होता है? काल्पनिक, सॉरी पारदर्शी नहीं, यह क्या होता है? काल्पनिक होता है। ठीक है, देखते हैं। तो ये जो मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष जो क्या होता है? आभासी होता है, यानी काल्पनिक होता है। तो मुख्य अक्ष की परिभाषा ऐसे दी जाती है कि दर्पण के केंद्र और ध्रुव से होकर के जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। उसमें अगर हम और कुछ जोड़ना चाहें तो कह सकते हैं काल्पनिक, बीच में ही जोड़ देंगे कि दर्पण के केंद्र और ध्रुव से होकर के जाने वाली काल्पनिक रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यह काल्पनिक रेखा है ऐसे आपको, लेकिन यह सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी हम जब दर्पण के द्वारा जो है प्रतिबिंब का बनना पड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारा मुख्य अक्ष कितना अहम भूमिका निभा रहा है। ठीक है, क्योंकि यह जो है आपको बताया जा रहा है कि यह क्या है? काल्पनिक है, लेकिन यह काल्पनिक नहीं रहेगा। हमेशा इसको हम देखते हुए चलेंगे, इसके बगैर जो है हमारा काम नहीं चल पाएगा। यह होता है मुख्य अक्ष। क्या होता है? मुख्य अक्ष। ठीक है, हमने 4 चीजें जान गए, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष और ध्रुव। देखिए क्या है साइड में? ध्रुव। यह 4 के बारे में जान गए। अब हम जो है जानेंगे मुख्य फोकस के बारे में कि मुख्य फोकस क्या होता है। तो मुख्य फोकस जो है हम कहेंगे जो प्रकाश की किरण है, कल आपको बताया जा रहा था, कि प्रकाश की किरण है, तो प्रकाश की किरणें अगर हम माने कि अनंत से आती हूँ, या ऐसे हम माने कि किसी किरण को हम जो है इस दर्पण पर क्या करें? भेजें। इस दर्पण पर हम एक मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को भेजते हैं। ध्यान समझिए, इसमें आप समझ जाएंगे कि गोलीय पृष्ठ के द्वारा या गोलीय दर्पण के द्वारा परावर्तन कैसे होता है। ये भी आप इस जो है मुख्य फोकस के द्वारा जान सकते हैं। यह जो है कोई प्रकाश की किरण है जो सीधे मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, और मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और दर्पण से क्या हो रही है? टकरा रही है। कल हमने पढ़ा था परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम हम पढ़े थे कल। ठीक है, परावर्तन का नियम, उसमें 2 नियम आपको बताए गए थे। कि पहला बताया गया था आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। अभिलंब शब्द आ रहा था, तो खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। उसमें दूसरा आपको बताया गया था कि कोण आई और बराबर होता है कोण आर। इसका ही इसमें ज्यादा उपयोग हम करेंगे। तो अब देखिए, हम जब यह आपतित किरण हो गया तो इस पर जो है हम एक जो है प्रकाश की किरण जहां आपतित हो रही है, यह मान लेते हैं कि ये बस इसका जो है नाम है ए, और दर्पण की बिंदु बी पर जो है यह आपतित हो रही है। तो बिंदु बी पर जो है हम एक अभिलंब खींच देंगे। तो अभिलंब हम आप जानते हैं कि किसी भी जो है अगर
कोई वृत्तीय वृत्त बना हुआ है तो उसके केंद्र से उसकी परिधि पर जो रेखा खींची जाती है तो वो उस पर लंब पड़ती है। तो हम जो है केंद्र से इस पर क्या करेंगे, लंब खींच लेंगे। तो अब लंब खींच दिए तो यह हो गया हमारा आपतित किरण। क्या हो गया, आपतित किरण। तो आपतित किरण हो गया तो यहाँ आपतन कोण बनेगा आई। आपतन कोण क्या बनेगा आई। अब हमको चाहिए परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण देखिए जितना जितना आई होगा उतना ही क्या होगा, आर होगा। तो मतलब जो प्रकाश की किरण यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के क्या हो जाएगी, इस दिशा को चली आएगी। और जिस जब परावर्तित होकर के यह प्रकाश की किरण परावर्तित होकर के जिस दिशा को जाएगी और जाते वक्त मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी उसी को कहेंगे हम फोकस। उसको क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। परिभाषा कैसे बनेगा, परिभाषा हम कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से, कौन से दर्पण से, यह दर्पण है अवतल, अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाती है, ध्यान दीजिए जाती है, यह क्या है, आती है मतलब आपतित किरण, यह जाती है मतलब यह क्या है, परावर्तित किरण है। कौन सी किरण है, परावर्तित किरण है। तो यह आ रही है, यह जा रही है। तो यहाँ हम कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें आती हैं और दर्पण से टकराती हैं या दर्पण से परावर्तित हम कह सकते हैं, परावर्तित होकर के जाती हैं और जाते हुए मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर भेदती हैं या काटती हैं, देखिए यहाँ पर काट रही हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। अब बात आती है इसके बाद, मुख्य फोकस के बाद हमने एक और पढ़ लिया, मुख्य फोकस। अब हम पढ़ेंगे फोकस दूरी, फोकस दूरी, ठीक है। अब देखिए मुख्य फोकस हम जान गए, तो मुख्य फोकस जान गए तो मुख्य फोकस दूरी क्या होगी, हम कह देंगे कि दर्पण के ध्रुव, जिस प्रकार केंद्र को जाने थे वक्रता त्रिज्या के बारे में, वक्रता त्रिज्या के बारे में जाने थे क्या, कि केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसी प्रकार कह देंगे कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे और इसे स्मॉल एफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर हो गया यहां तक। आप फिर पुनः एक बार देख लीजिए, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, तो दर्पण का ध्रुव, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। ये भी हो गया। वक्रता केंद्र किसे कहा जाता है, तो आपको बताया गया है गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होगा वही उसका केंद्र ही क्या होगा, इस जो है गोलीय दर्पण का भी केंद्र होगा। त्रिज्या आपको बताया गया है कि ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को क्या, देखिए इस दोनों से निकल जाएगा क्या, हमारा त्रिज्या निकल जाएगा। गोलीय दर्पण का जो है वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष आपको बताया गया है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर के जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, जो है मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य फोकस के बारे में अभी आपको बता दिया गया है। और मुख्य फोकस के साथ साथ ही हम जाने हैं कि गोलीय दर्पण में परावर्तन, क्या जाने हैं, गोलीय दर्पण में परावर्तन, देखिए थोड़ा गलत हो रहा है, गोलीय दर्पण में परावर्तन, यह भी चीज आपको अभी यही बता दिया गया है। आगे आपके लिए जो है बहुत ही यह लाभकारी होगा, ठीक है। तो आप यहाँ तक देख लीजिए एक बार है। आप को जो कुछ अगर नहीं समझ में आता है आप कमेंट के माध्यम से हमें जो है सूचित कर दीजिएगा और उसको फिर पुनः समझाने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। थैंक यू।